नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पीछे की कक्षा तक अपन पढ़ रहे थे। कक्षा 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें अपन ने इसको थोड़ा सा स्टार्ट किया था, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की थी। देखो इसमें कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने। इसमें अपने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीख लिया था। पीछे की कक्षा तक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीख लिया। आज देखो अपने पास किताब का एक क्वेश्चन है कि कुछ एक अभिक्रियाएं दे रखी हैं, उनको क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखो प्रश्न क्या है आज आपका अपना कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यानी अभिक्रिया दे रखी है और उनके लिए संतुलित समीकरण लिखनी है। तो देखो पहला अपने पास क्या दे दिया, 1 नंबर। देखो इसमें क्या है, 1 नंबर है हाइड्रोजन प्लस क्या है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का क्या होगा H2 प्लस क्लोरीन का क्या होगा Cl2। इनसे क्या बनेगा HCl। क्या बनेगा HCl। अब देखो प्रश्न में क्या कहा, संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो अब ये ढांचा रासायनिक समीकरण तो बन गई, लेकिन इसको क्या करना है, संतुलित करना है। हाइड्रोजन का H2 और क्लोरीन का क्या आ गया Cl2। इनसे क्या बन गया HCl बन गया। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2। यहाँ क्लोरीन के परमाणु भी कितने हैं, 2। इधर तो दोनों एक एक ही हैं, इसलिए यहाँ क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब अपनी ये समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो ये है 1 नंबर। बी देखो इसका क्या है, पहला है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Al2SO4 का होल ट्राइस। ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। इससे देखो बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 की होल ट्राइस। अब इनसे देखो उत्पाद क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम के साथ क्या आ गया, सल्फेट आ गया। तो BaSO4, ये तो क्या हो गया अपने पास बेरियम है सल्फेट। और क्या बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो AlCl2 क्या बनेगा AlCl2। अब देखो ये अपने पास समीकरण तो आ गई, लेकिन इसको क्या करना है, संतुलित भी तो करना है। यहां बनेगा AlCl3। अब देखो ये अपनी जो समीकरण, ये ढांचा रासायनिक समीकरण है, इसको क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो संतुलित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कितने हैं SO4 3, इधर SO4 कितना है 1। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3। लेकिन इधर Ba कितने हो गए 3, Ba तो अपने पास कितने हैं 1 ही है। तो यहाँ भी इसको भी क्या करेंगे 3 से गुणा। अब देखो यहाँ 3 से गुणा करते Cl2 परमाणु अपने पास कितने हो गए 3 हो गए। Cl2 कितने हो गए 2 और 3 कितने हो गए 6। 2 को 3 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 6। लेकिन इधर कितने हैं 2 ही हैं, 3 ही है। तो यहाँ भी इसको क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे Cl कितने हो गए 6, Al कितने हैं 2, इधर भी Al कितने हैं 2। तो ये अपनी समीकरण क्या हो गई, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। तीसरा देखो क्या है, सोडियम प्लस जल। इससे क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो देखो इसकी समीकरण देखो, सोडियम का क्या होता है सूत्र Na प्लस जल का क्या होता है H2O। क्या बनेगा इससे, सोडियम है हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH और प्लस में क्या निकल रही है हाइड्रोजन यानी H2, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब देखो ये तो इसकी क्या हो गई, रासायनिक समीकरण हो गई। अब इसको संतुलित भी करना है। तो संतुलित करेंगे तो देखो यहाँ H कितने हैं 2 और 1 3, इधर कितने 2, तो इधर H कितने करनी, यहाँ 2 लगा दें तो इधर H हो गए 4, इधर कितने हैं 3, तो इसको भी 2 से गुणा कर दें। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 4, 2 ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए 4। लेकिन यहाँ Na भी कितने हो गए 2 हो गए,
तो Na 2 हो गए, तो यहाँ इसको भी क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो अब समीकरण क्या है अपनी संतुलित है, Na 2 H देखो 4 तो H 4, O देखो कितने हैं 1 तो O कितना है 1, तो ये अपनी समीकरण क्या है, संतुलित है। ये तो था इसका क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन पार्ट के बीच में था वो मैंने आपको पहले करा दिया, यह था 2 नंबर। अब इसमें एक 3 नंबर क्वेश्चन और दे रखा है, उसमें भी क्या है कि समीकरण बनानी है और उसको क्या करना है, संतुलित है करना है। तो देखो अब उसे देखते हैं। देखो अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। नया क्या दिया है इसमें, देखो अवस्था के संकेतों के साथ, यानी बताना है कि जो पदार्थ बनेगा या जो उत्पाद बनेगा या जो अभिकारक अपन ले रहे हैं वो लिक्विड है, ठोस है या जल में घुला हुआ है या गैस है। इस रूप में संकेत रूप में बताना है कि ये, मान लीजिए अपने क्या लिया, जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल में बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का Ba, क्लोराइड का Cl2, तो BaCl2 है, वो गैस है या ठोस है या जल में घुला हुआ है या गैस के रूप में या लिक्विड के रूप में, इसकी अवस्था यानी प्रतीक लगाना है पहले आगे। तो देखो अपने पास 1 नंबर क्या है कि जल में बेरियम क्लोराइड, जल में यानी जल में घुला हुआ है बेरियम क्लोराइड, इसका मतलब जलीय विलयन है। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, BaCl2, और जलीय विलयन है इसको लगाते हैं AQ, इसका प्रतीक क्या होता है AQ, इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट प्लस क्या होगा, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का अपने पास सूत्र क्या है Na2SO4, ये भी किस में, जल में, इसका मतलब AQ। सोडियम सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, अब क्या बनेगा इससे, देखो बेरियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फेट के विलयन है वो आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, और उनसे क्रिया करके बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl, ये भी जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि सारी अभिक्रिया जल में हो रही है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। अघुलनशील बेरियम सल्फेट ये क्या होता है, यानी जल में नहीं घुलेगा, इसका मतलब ठोस अवस्था में। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4, जल में नहीं घुल रहा है, इसका मतलब ठोस है, तो ठोस के लिए क्या लगाते हैं, S लगाते हैं। अब देखो बेरियम सल क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट, ये दो तो क्या है अपने पास अभिकारक हैं। तो दोनों देखो बेरियम क्लोराइड तो होता है BaCl2 और सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, दोनों जल में, इसका मतलब जलीय विलयन है, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, AQ लगाते हैं। ये तो दोनों अभिकारक हैं, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाते क्या है, एक तो बनाएंगे देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम है क्लोराइड का विलयन, विलयन का नाम दे दिया, इसका मतलब जलीय विलयन ये तो होता है NaCl प्लस अघुलनशील बेरियम सल्फेट, अघुलनशील है इसका मतलब ठोस अवस्था में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास BaSO4 ठोस अवस्था में है। अब इसको संतुलित भी तो करना है, तो संतुलित करेंगे तो देखो Ba एक ही है, इधर भी एक है, Cl2 Cl इधर एक ही है, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1, Na2 यहाँ कितने हैं 2, यहाँ 1, तो यहाँ 2 लगा दो। अब देखो Na भी 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए, Ba पहले से संतुलित है, Na अपने कर लिया, Cl कर लिया, बचा क्या SO4, SO4 एक ही था, इधर भी कितना है 1 ही है, तो ये अपनी अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन आगे दे दिया, अभिक्रिया किस में हो रही है, जल में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, ये भी जल में, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। क्या क्या है देखो अपने पास अभिकारक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है अपने पास NaOH, जल में है इसका मतलब एक क्यों, प्लस अपने पास एक क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ये भी जल में है इसका मतलब ये भी है क्यों, ये भी जल में है। ये दोनों उत्पाद हैं, सॉरी ये दोनों क्या है अभिकारक हैं, इनसे क्या होगी अभिक्रिया होगी दोनों के आपस में, दोनों के आपस में अभिक्रिया होने से क्या बनेगा, देखो से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, एक तो क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस जल यानी H2O, जल है तो ये तो द्रव अवस्था में लिक्विड अवस्था में, इसका मतलब इसका प्रतीक क्या आएगा L, और ये देखो ये क्या है सोडियम क्लोराइड का विलयन, इसका मतलब एक क्यों, ये बनेगी अपनी अभिक्रिया इसकी। देखो क्या था सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का विलयन यानी एक क्यों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके, यानी ये दोनों अपने पास अभिकारक हैं, एक तो क्या है NaOH और एक क्या है HCl, दोनों जलीय विलयन है, दोनों की आपस में क्रिया होगी क्या बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl2, क्या होगा इसका मतलब क्या है सोडियम क्लोराइड सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, क्या आएगा सिर्फ NaCl, ये एक जलीय विलयन है और साथ में क्या बनेगा जल बनेगा यानी H2O। अब देखो ये अभिक्रिया संतुलित भी करनी है तो देखो Na एक ही है, OH H 2 है, इधर देखो एक और 2 है, O एक ही है इधर भी एक है, Cl एक है Cl भी एक ही है, तो ये अभिक्रिया पहले से ही क्या है संतुलित है। तो ये थे 2 क्वेश्चन अपने किताब के बीच में दे रखे हैं। अब देखो अपने पास नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाना, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको सूचनापूर्ण अधिक सूचनापूर्ण किस प्रकार बना सकते हैं, इसमें 2 पॉइंट अपने पास। पहला पॉइंट तो है इसका कि रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाले जितने भी अभिकारक या उत्पाद हैं उनकी अवस्था के बारे में बताना, यानी ठोस अवस्था में है कि गैस अवस्था में है कि लिक्विड अवस्था में है, किस अवस्था में। पहला टॉपिक होगा अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था बताना। पहला टॉपिक है कि अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था बताना। तो अपने पास 4 अवस्था होती है। पहली तो देखो क्या होती है, पहली अवस्था होती है गैसीय अवस्था, इसको इंग्लिश में गैस ही ना होता है, इसको इंग्लिश में किससे दर्शाएंगे, जी से दर्शाएंगे। दूसरा अपने पास होता है द्रव यानी लिक्विड, इसको एल से लिखेंगे। तीसरा अपने पास होता है ठोस, इसको एस से लिखेंगे। 4 नंबर क्या होता है अपने पास, 4 नंबर होता है जलीय विलयन, इसको अपन दर्शाते हैं एक क्यू से। जलीय विलयन का इंग्लिश में नाम होता है एक्वस सॉल्यूशन, यानी इसको किसे दर्शाएंगे, एक क्यू से दर्शाएंगे। और गैस यानी कोई उत्पाद, कोई अभिकारक या उत्पाद यानी उसकी भौतिक अवस्था गैस अवस्था में है तो उसको जी से दर्शा देंगे, द्रव अवस्था में है तो उसको एल से दर्शा देंगे, ठोस अवस्था में है तो उसे एस से दर्शा देंगे, और जलीय विलयन यानी जल में घुला हुआ है इसका मतलब किससे दर्शा देंगे, एक क्यू से दर्शा देंगे। ये था अपने पास पहला पॉइंट के अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था बताना। दूसरा पॉइंट है अपने पास इसमें, दूसरा पॉइंट अपने पास इसमें होगा कि कभी कभी अपन क्या करते हैं, अभिक्रिया की परिस्थितियों को लिखते हैं, यानी ये ताप के अंदर हो रही है या दाब के अंदर हो रही है या इसे उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ी है तो वो होती है। तो देखो क्या होगा, कभी कभी
अभिक्रिया, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों ताप, दाब व उत्प्रेरक को भी दर्शाते हैं। क्या करते हैं कि कभी कभी अभिक्रिया में ताप और दाब और उत्प्रेरक जो काम में लेते हैं उसको भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसमें अपन मैं 3-4 उदाहरण लेके बताता हूँ। एक तो ताप का लेंगे, एक दाब का लेंगे, यानी ऐसी अभिक्रिया लेंगे जिसमें ताप की आवश्यकता हो, एक ऐसी अभिक्रिया लेंगे जिसमें दाब की आवश्यकता हो, और एक ऐसी लेंगे जिसमें किसकी हो, उत्प्रेरक की आवश्यकता हो। तो देखो पहली अभिक्रिया अपने पास क्या होगी, CaCO3, इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसको अपन CaCO3 को जब अपन तोड़ते हैं तो अपने को ताप की अधिक, बहुत उच्च ताप की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो उसका अपन ताप लगा, उसका निशान ये होता है। इसका मतलब इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। और CaCO3 को जब तोड़ते हैं तो उसे लगभग कितना ताप देना पड़ता है, 800 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे, तब ये क्या होगा, टूटेगा। तो CaCO3 जब 800 डिग्री के ताप पर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये दो प्रकार के पदार्थ, ये किस अवस्था में है अभी यहाँ पर, ये यहाँ पर है ठोस अवस्था में, यानी CaCO3 ठोस अवस्था में है। और इसको गर्म किया कितने डिग्री ताप पर, 800 डिग्री ताप पर इसको गर्म करेंगे तो ये टूटेगा। किस में टूटेगा, ये CO2, CaO, यह भी ठोस अवस्था में है, प्लस क्या निकलेगी, CO2। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यह क्या होगी, गैस होगी। ये तो हो गया अपने पास ताप का, यानी इसको तोड़ने, CaCO3 को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, ताप की आवश्यकता पड़ी। कितना ताप, 800 डिग्री टेम्परेचर पर जब इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तब ये टूटेगा। लगभग टूटेगा, किस में टूटेगा, एक तो CaO, ये भी ठोस अवस्था में, और साथ में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये तो हो गया अपने पास ताप का। अब देखो एक उदाहरण लेते हैं अपन दाब का, जिसमें क्या हो, दाब की आवश्यकता पड़े अभिक्रिया को पूरा करने के लिए। CO गैस अवस्था में प्लस H2, ये भी गैस अवस्था में। इन दोनों गैसों पर जब अपन क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, तब इनसे क्या बनेगा, यहाँ ये अभिक्रिया पूरी होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है, अपने पास दाब की आवश्यकता। और यहाँ पर अपन कितना दाब लगाएंगे, 300 ATM वायुमंडलीय दाब, यानी 300 वायुमंडलीय दाब क्या लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, तब ये किस में बनेगा, ये बदलेगा। देखो CH3OH किस में बदलेगा, CH3OH में बदलेगा। यहां देखो ये अभिक्रिया क्या संतुलित है क्या, यहां देखो H कितने, 3 और 1 4, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे। ये अभिक्रिया अब क्या हो गई, संतुलित हो गई। यानी CO और H2, इन दोनों गैसों को जब क्या बनाएंगे, इन दोनों गैसों पर अपन क्या डालेंगे, दाब डालेंगे, कितना, 300 ATM, यानी 300 वायुमंडलीय दाब जब इन पर डालेंगे तो ये CH3OH के लिक्विड रूप में क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए अपने पास किसकी आवश्यकता पड़ी, दाब की आवश्यकता पड़ी। यानी CO गैस प्लस H2 गैस दोनों को जब अपन क्या करेंगे, 300 वायुमंडलीय दाब पर क्या करेंगे, उन पर दाब डालेंगे, तो ये CH3OH लिक्विड के रूप में क्या होंगे, पे प्राप्त होंगी। ये ATM क्या होता है, ये होता है वायुमंडलीय दाब। अब अपने वातावरण में नॉर्मल जो दाब होता है वो अपने पास अपने ऊपर लगता है लगभग 1 ATM। कितना दाब लगता है, जो अपने पास ऊपर गैसों का लगता है वो लगता है 1 ATM दाब। इसको कितने दाब पर करेंगे, 300 ATM दाब पर क्या करेंगे, इन गैसों पर दाब लगाएंगे तो ये किस में बदल जाएंगी, लिक्विड के रूप में बदल जाएंगी। अब अपने पास एक और है, जल का जो अपघटन होता है, यानी जल है,
जल को जब तोड़ते हैं किस किस में टूटेगा, एक तो ऑक्सीजन में टूटेगा, एक हाइड्रोजन में टूटेगा। इनको जब तोड़ते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है, विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो देखो H2O, H2O ये टूटेगा, देखो H2 प्लस O2, और यहां किसकी आवश्यकता है, विद्युत धारा की। किसकी आवश्यकता पड़ी, विद्युत धारा की। यहां देखो H2 कितने हैं, 2, यहां भी 2, यहां O कितने हैं, 2, यहां 1 ही है, तो यहां भी 2 लगा देंगे। तो अब देखो यहां हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहां भी कितने लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ किसकी आवश्यकता पड़ी, जल को उसके अणुओं में तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, यहाँ पर विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ी। तो अपन ने अभिक्रिया को क्या कर दिया, सूचनापूर्ण बना दिया कि इसको क्या लगी है, यहाँ पर विद्युत धारा दी, जल में धारा प्रवाहित करी, तो ये टूट गया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। यहाँ देखो इसकी भी सूचना लिख दी कि इसको कितना दाब दे रहे हैं, 300 ATM दाब दे रहे हैं। यहाँ इसकी सूचना लिख दी कि इसको 800 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब देखो ये तो हो गया ताप और दाब का, अब देखो विद्युत धारा का भी हो गया। अब एक उदाहरण अपने पास किसका लेंगे अपन, उत्प्रेरक का। यानी उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की जो होने की जो गति है उसे क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। खुद कोई कार्य नहीं करते हैं अभिक्रिया में, लेकिन जो अभिक्रिया होने की जो दर है उसे क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी जो अभिक्रिया मान लीजिए 20 मिनट में होनी थी, उसमें उत्प्रेरक डालते ही वह कितने मिनट में हो जाएगी, 5, मान लीजिए 5 मिनट में हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो देखो उत्प्रेरक का क्या उदाहरण होगा अपने पास, एक देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो भी किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो उसके लिए भी क्या है, परिस्थितियां क्या है उसकी, कि वह किस में होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया बनती है उसमें भी किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कौन करता है, उसमें क्लोरोफिल ग्रहण करता है। तो वो देखो वो अभिक्रिया अपने पास क्या है, वो होती है CO2 प्लस H2O, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी जल, इन दोनों की अभिक्रिया होगी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो 6CO2 प्लस 12, 6CO2 प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश, तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस H2O और प्लस है O2। ये अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। यह अभिक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ देखो संतुलित करेंगे अभिक्रिया को, तो देखो C कितने हैं, 6, यहाँ 1 ही है, तो इसको 6 से क्या कर देंगे, गुणा। अब देखो O2O कितने हो गए, 12 और 1 13, यहाँ कितने हैं, 6 7 और 9। अब देखो यहाँ इसको किससे करेंगे, 12 से गुणा करेंगे। तो अपने पास H परमाणु कितने हो गए, 12 और 2, 12 को 2 से गुणा करेंगे कितने हो गए, 24 हो गए। यहाँ देखो 12 है, इसको यहाँ किससे गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो H परमाणु, C परमाणु 6, तो 6, H परमाणु 24, 12 ये कितने हो गए, 24। यहाँ देखो इसको इससे गुणा करते ये कितने बन गए, O कितने बन गए, 12, कितने बन गए, 12। यहाँ भी O कितने हैं, 6, कितने 6। यहाँ देखो कितने हैं, 2, यहाँ 6, तो इसको किससे कर देंगे, 3 से। तो ये कितने हो गए, 3, ये 6 हो गए, ये भी 6 हो गए, कितने हो गए, 12। तो ये अपनी अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। O देखो 12 तो यहाँ है
और 12 यहाँ है। देखो 6 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 12, और ये भी कितने हैं 12 है, 12 12 24। तो यहाँ देखो कितने हो गए 6 और 6 12, यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो ये भी कितने हो जाएंगे 12। तो ये अभिक्रिया अपनी क्या है संतुलित है। तो ये होती है अपनी कि रासायनिक अभिक्रिया को क्या करें सूचनापूर्ण तरीके से लिखना। पहले तो क्या है कि उसकी जो अभौतिक अवस्थाएं हैं उन्हें लिखते हैं, उनके प्रतीक लिखते हैं आगे। फिर क्या करते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं उनकी उपस्थिति में वो अभिक्रिया क्या होती है पूर्ण हो पाती है। जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, यानी विद्युत धारा हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, इनकी उपस्थिति में होती है तो उनको भी क्या लिखते हैं यहाँ लिख देते हैं। यानी इसमें क्या है परिस्थिति ताप की, इसमें परिस्थिति किसकी है दाब की, इसमें विद्युत धारा की, इसमें सूर्य के प्रकाश की, और क्लोरोफिल नाम का वर्णक जो होता है यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो अब देखो ये तो था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को सूचनापूर्ण कैसे बनाएं। अब अपना पाठ जो होता है मेन टॉपिक शुरुआत होते हैं कि अभिक्रियाओं के प्रकार। अब अपना पाठ का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो पहली अभिक्रिया जो है अपनी वो है संयोजन अभिक्रिया। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। 3 नंबर है विस्थापन अभिक्रिया। 4 नंबर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और 5 नंबर है रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा नाम होता है इसका उपचयन अपचयन। वह रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो ये अपने पास ये पढ़ते अपने पास 90% 90-95% चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो पहली पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, दूसरी पढ़ेंगे वियोजन, तीसरी पढ़ेंगे विस्थापन, चौथी पढ़ेंगे द्विविस्थापन और 5वीं पढ़ेंगे रेडॉक्स यानी अपचयन व उपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। लगभग पार्ट का 70% पार्ट यही है और इससे पहले थोड़ा अपन ने पढ़ लिया है। तो ये यहाँ तक पढ़ते अपने पास 90% चैप्टर अपना क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखो अपने पास क्या है पहला टॉपिक अपना है कि संयोजन अभिक्रिया। तो देखो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब देखो अपने पास क्या है संयोजन अभिक्रिया है। तो देखो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा क्या होगी इसकी, तो क्या लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या कहलाती है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है।
क्या होगी संयोजन अभिक्रिया? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी अकेला उत्पाद बनाएंगे। अभिकारक तो कितने होंगे? दो, और वो दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे? एक उत्पाद बनाएंगे। वो क्या कहलाती है? अपनी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी दो से मिलकर क्या बनेगा? एक बनेगा। तो ये अपनी क्या हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखो इसके अपने पास 2-4 उदाहरण है, वो देखते हैं। देखो संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल, अपने पास Mg प्लस O2 क्या बनेगा? MgO। क्या बनेगा? MgO बनेगा। अब इसको संतुलित करेंगे, यहाँ 2 है तो इसको 2 से गुणा कर दो, ऑक्सीजन दोगे, Mg भी दोगे, तो इधर MgO किससे गुणा कर दो? 2 से। तो ये तो हो गया अपने पास पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण भी अपने पास है H2 प्लस O2, इससे क्या बनेगा? H2O बनेगा। लेकिन यहाँ O परमाणु एक ही है, यहाँ 2 है तो इसको 2 से गुणा कर दो, O 2 हो गए, H4 हो गए, तो यहाँ इसको भी किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो ये भी अपनी क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तीसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? H2 प्लस Cl2 HCl, यानी यह भी 2 है, यह भी 2 है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? 2HCl हो जाएगा। ये हो जाएंगे अपने पास संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। अब देखो इसको, इनको अवस्था भी तो लिखेंगे, वो तो अपने लिखी नहीं। तो देखो Mg जो होता है वो किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। O2 किस अवस्था में? गैस अवस्था में बनेगा। यहाँ देखो ये किस में है? गैस अवस्था में। ये भी किस में है? गैस में। H2O किस में बनेगा? लिक्विड, यानी L। H2 गैस, Cl2 ये भी गैस, और HCl किस रूप में बनेगा? HCl लिक्विड रूप में, लगभग क्या लिक्विड रूप में बनता है, ये तो क्या बन जाएगा? HCl यानी लिक्विड। तो ये हो गई अपने पास संयोजन अभिक्रिया, यानी दो अभिकारक मिल रहे हैं, एक एकल उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ भी 2 अभिकारक मिल रहे हैं, एक एकल उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ भी 2 है, एक एकल उत्पाद है। अनेक उदाहरण है। 4 नंबर एक और देखो, देखो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम है हाइड्रोकार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम है हाइड्रोकार्बोनेट बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaO। इसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। दूसरा नाम इसका क्या होता है? कली। जो दीवारों पे नहीं करते क्या कली, वो क्या होती है? यही होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम है कार्बोनेट। इसकी किसके साथ करेंगे अभिक्रिया? जल के साथ, H2O यानी लिक्विड, और ये है ठोस अवस्था में है। तो इससे क्या बनेगा? बिना बुझे चूने को जल में डालते हैं तो क्या बनता है? बुझा चूना बनता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा। ये होता है CaOH2। ये बनेगा, जल में घुल गया तो ये बनेगा जलीय विलीन, यानी एक्वस सॉल्यूशन। ये होता है अपने पास। ये बिना बुझा चूना है तो ये क्या होता है? बुझा हुआ चूना। और इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या होता है? बुझा हुआ चूना। इसे देखो बिना बुझा चूना क्यों बोला जाता है? इसे बिना बुझा चूना इसलिए बोला जाता है कि जब इसको किस में डालते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को जल में डालते हैं तो इससे बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो ये क्या होता है? इसके अंदर ऊष्मा होती है। क्या पाई जाती है? गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। यानी इसके अंदर
उष्मा है वो कब बाहर निकलेगी, जब इसको किस में डाल देंगे, जल में डाल देंगे, तो अधिक भयंकर रूप से क्या निकलती है, इसके अंदर से उष्मा निकलती है। जैसे इसमें से जल डालते हैं उष्मा जो है वो बाहर निकल जाएगी, तब ये क्या बन जाएगा, बुझा चूना बन जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम है हाइड्रोकार्बोनेट। पहले क्या होता है, कैल्शियम है कार्बोनेट होता है। ये तो है किसके उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया के। एक दो और भी लिख सकते हैं अपन, तो देखो और भी लिख सकते हैं इसके उदाहरण। 5 नंबर देखो N2 प्लस H2, इनसे क्या बनेगा NH3 अमोनिया, क्या बनेगा अमोनिया। ये भी ये गैस अवस्था में है, ये भी गैस अवस्था में है, और ये किस में बनेगी, लिक्विड अवस्था में बनेगी। क्या बनेगी, लिक्विड अवस्था में। तो ये किसके उदाहरण अपने पास संयोजन है अभिक्रिया के। कितने हो गए, 5 हो गए। और भी लिख सकते हैं। तो देखो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, वो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ देखो Mg प्लस O2 क्या बना, MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ H2 प्लस O2 क्या बना, जल यानी H2 प्लस Cl2 क्या बना, HCl, और CaO प्लस H2O क्या बना, CaOH2 यानी कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट के जल के साथ अभिक्रिया करने से क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। और N2 प्लस H2 से क्या बनेगा, NH3 यानी अमोनिया। तो सबसे क्या बन रहा है, एक एकल उत्पाद तो बन रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, वो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। तो ये अपनी क्या हो गई, संयोजन अभिक्रिया। अब बाकी की जो है इसके अंदर ही अपन पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, तो वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए।